हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मणी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरे लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके। दो सब्जेक्ट हम पहले खत्म करेंगे, वो है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला पोर्शन। हिस्ट्री में ये हमारा 22वां लेक्चर है। इसके पहले 21 लेक्चर हम कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। मैंने लूसेंट में जब आप स्टार्ट करेंगे पहला पेज, वहां से पढ़ाना चालू किया है, इसलिए आपको हर एक चीज मिल जाएगी जो लूसेंट में लिखी हुई है, वो मैंने पढ़ाई है, बहुत अच्छे से समझाकर पढ़ाई है, जिससे आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहे। तो स्टार्टिंग से जरूर पढ़ना चालू करिएगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि हमारा जो है, जब हम कंप्लीट लूसेंट देख लेंगे तो हम एक लेंगे कंप्लीट लूसेंट टेस्ट। ये आपके ब्राह्मणी एकेडमी के एप्लीकेशन पर होगा, तो आप डाउनलोड करके अभी से रख लें, जिससे जब हमारा टेस्ट हो तो अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसे 5,000 का इनाम, जो सेकंड रैंक लाएगा उसे 2,500 का इनाम, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसे 1,700 का इनाम मिलेगा। तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें। ऑनलाइन टेस्ट होगा तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो उसको पहले देख लेते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम बौद्ध और जैन धर्म किया था। फिर हमने देखा कि लूसेंट में जितने भी और धर्म है, शैव हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, ईसाई हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, सब एक साथ लिखा हुआ है। तो हमने वो धर्म वाला जो पूरा का पूरा आपका चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है आपका मगध राज्य का उत्कर्ष। तो हम जब देख रहे थे, और एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगा, वो अप्रिशिएट करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और उतना ही अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊंगी। आपको भी पता है, टीचर को तभी पता चलता है कि वीडियो कैसा है या उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखते हैं। हर एक बच्चा तो कमेंट करता नहीं है, तो इसलिए बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको सारी चीजें पसंद आ रही हैं, समझ आ रही है तो। ठीक है, हम देख रहे थे किसके बारे में, धर्म के बारे में। तो याद रखिएगा, जो हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाली चीजें पढ़ी हैं वो कैसी थी, वो थी धार्मिक चीजें। ठीक है, तो ये आपकी कैसी चीजें थी, धार्मिक चीजें, धर्म से रिलेटेड थी। तो ऐसा था कि धर्म के लिए ये धार्मिक व्यवस्था जो थी सोसाइटी की उस टाइम पे 6th सेंचुरी में, वो कैसी थी। उसके अलावा धार्मिक के अलावा आप क्या मान सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसे थी। आपने देखा कि समाज में बहुत ज्यादा क्या बढ़ गया था, छुआछूत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा कठोर वर्ण व्यवस्था आ गई थी, कठोर वर्ण व्यवस्था आ गई थी। ये वर्ण व्यवस्था किसके बेस पे थी, पहले हमने बोला कि ये किसके बेस पे थी, जन्म आधारित थी, वो कर्म आधारित थी, है ना। जैसे ही आप कर्म करेंगे, जो भी काम करना चाहेंगे, उस बेस पे आपका वर्ण डिसाइड हो जाएगा। अगर आपका मन है कि आपके पापा जो हैं वो शिक्षा वगैरह दे रहे हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ण से हो गए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है युद्ध वगैरह करने में, है ना, तलवारबाजी में इंटरेस्ट है, तो फिर आप क्षत्रिय वर्ण के हो जाएंगे। तो एक ही फैमिली में, एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। लेकिन आपने देखा ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता है, तो धीरे धीरे जो ये व्यवस्था थी वो क्या होती गई, कठोर होती गई। और जो ये क्या कर दिया गया कि आपकी जो वर्ण व्यवस्था कर दी गई वो जन्म आधारित कर दी गई, कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा। और ये 1 साल या 2 साल में नहीं हुआ है। आपने देखा है कि बहुत लंबा टाइम हमें लगा है। 500 साल ऋग्वैदिक काल के हैं, लगभग 400 साल आपके उत्तर वैदिक काल के हैं, तो ये बहुत लंबा टाइम है। 500 साल बाद आपको भी पता है हर एक व्यवस्था में बहुत सारी क्या आ जाती हैं, शुद्धियां आ जाती हैं, बहुत सारे मतलब अच्छे नियम भी रहते हैं, बहुत सारे बुरे नियम भी आ जाते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारी वर्ण व्यवस्था में हुआ। तो उसकी वजह से आपने देखा कि जैसे ही ये वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ, थोड़ी सी अशुद्धियां आई, उसके अलावा जो समाज में थोड़ा अशांति आई, तो उसके बाद आपका क्या होता है, बौद्ध और जैन धर्म आते हैं। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म आते हैं। जैन धर्म बहुत पहले से चल रहा था, ये आपको पता है, लेकिन प्रचार प्रसार बहुत बड़े लेवल पे महावीर स्वामी जी करते हैं। तो ये हो गया आपकी वर्ण व्यवस्था। उसके बाद आता है आपका धर्म आता है। तो आप देख रहे हैं कि समाज में चीजें जो है अच्छे से नहीं चल रही है, इसके कारण क्या आता है, बौद्ध और जैन धर्म आता है। तो फिर धार्मिक चेंज भी होता है उस टाइम पे, है ना, धार्मिक व्यवस्था हमारी बदलती है। अब धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के अलावा आपको क्या देखना है, अब आपको राजनीतिक व्यवस्था देखना है। राजनीतिक व्यवस्था,
आप देख रहे हैं कि ठीक है, मतलब सोसाइटी में थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ तो हमारे यहाँ नए नए धर्म आ गए। उसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही थी? राजनीतिक व्यवस्था में हमने देखा था कि यहाँ पे 16 महाजनपद हो गए थे, याद है आपको? 16 महाजनपद हमने पढ़े थे। पहले ये था कि आपके जन हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले होते थे। राजनीतिक व्यवस्था हम अलग पढ़ रहे थे, याद है आपको? विश्व पढ़ा था, कुल पढ़ा था, ग्राम पढ़ा था, जन पढ़ा था। जन से बड़ा होता है फिर जनपद। जैसे ही जन थोड़ा सा अपना इलाका बढ़ाते हैं, जन का पद बाहर निकलता है और इलाका कैप्चर करते हैं, तो जनपद कहलाता है। फिर जनपद छोटे छोटे बहुत जनपद मिलाकर क्या बनते हैं? महाजनपद बनते हैं। तो भारत में स्पेशली उत्तर भारत वाले इलाके की बात करें तो यहाँ पे क्या था? आपको 16 महाजनपद मिलेंगे, ठीक है। अभी जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक महाजनपद होता है आपका कौन सा? मगध। एक महाजनपद है जो हमने पढ़ा है, मगध। अब ये महाजनपद 16 महाजनपद थे, लेकिन मगध जो है उसके उत्कर्ष की बात कर रहे हैं कि मगध ही क्यों बढ़ा 16 महाजनपद में से, और कोई क्यों नहीं बढ़ा? अवंती था, उसके अलावा चेदी था, आप देखेंगे मत्स्य था, बहुत सारे महाजनपद थे, आपके 16 महाजनपद है। लेकिन मगध ही जो है वो कहां तक पहुंचा? अपने पीक पर पहुंचा, है ना। बहुत ज्यादा साम्राज्य का जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ हुआ? मगध में हुआ। तो इसका कारण क्या था? तो ये कारण आपको फिर पढ़ना है। यहाँ पे सबसे पहले जो एक लाइन दी हुई है, तो कि सबसे प्राचीन वंश जो है मगध का, वो किसे माना जाता है? वो मतलब उसका संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ को। ये नाम याद रखिएगा, बृहद्रथ आपको बाद में भी मिलेगा अभी, तो यहाँ पे याद रखिएगा बृहद्रथ है, राजधानी है गिरिव्रज। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि मगध की स्टार्टिंग की राजधानी गिरिव्रज है, फिर बाद में राजगृह हो जाती है, ठीक है। और ये हम राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं। मगध के उत्कर्ष के सामाजिक कारण अलग हैं, आर्थिक कारण अलग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मगध में सिर्फ राजा अच्छे हुए या महत्वाकांक्षी राजा हुए इसलिए ऐसा हुआ कि मगध उत्कर्ष में, मतलब मगध को उत्कर्ष मिली, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण ये था कि यहाँ पे मगध वाले इलाके में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको खनिज जो है वो काफी मात्रा में मिलेंगे, स्पेशली लोहे वगैरह की बात करें। लोहा उसी टाइम, मतलब उस टाइम पे ही क्या हुआ था, लोगों को पता चला था कि लोहा कैसे हमें क्या करना है, यूज कैसे करना है और उसको निकालना कैसे है। तो आयरन ओर के बारे में पता चला, इसी टाइम पे लोहे का यूज उनको पता चला। तो लोहे की खोज होती है आपके उत्तर वैदिक काल के बाद, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे की खोज हो जाती है तो फिर क्या होता है? लोहे का उपयोग बढ़ जाता है। मगध वाला जो इलाका है वहां पे आप खनिज में जैसे आपके पास लोहा है। अब लोहा क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो यहां से क्या होगी? खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, क्योंकि आप हल जो है वो लोहे का बनाएंगे। हल जो है लोहे का बनाएंगे तो वो काफी नीचे तक क्या कर पाएगा? जमीन में खुदाई कर पाएगा, और बहुत अच्छे से आपकी जो बंजर मिट्टी भी है और ज्यादा आप मतलब अच्छे से जो फसल नहीं उगा पा रहे थे वो भी आप उगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब हल जो है वो लोहे का है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो हथियार वगैरह है आप वो किससे बनाएंगे? हथियार भी आप बनाएंगे लोहे से। तो अगर लोहा आपके पास है तो आप ज्यादा हथियार बनाएंगे। अगर मगध वाले इलाके में लोहा ज्यादा है तो मतलब आप वहां पे हथियार ज्यादा बना पाएंगे। आपके पास हथियार ज्यादा होगा, आपके पास सैनिक ज्यादा होंगे, तो सीधी बात है आसपास के जो इलाके जहां इतना डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ, जहां अभी हथियारों की कमी है, जहां अभी मतलब लोग जो है नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और आपके यहाँ जो सैनिक है और सैनिक व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो सीधी बात है धीरे धीरे आप कब्जा करना चालू कर देंगे दूसरे महाजनपदों पे और उनको जीत लेंगे। सेम यही होता है मगध के साथ। यहाँ पे एक चीज तो ये थी कि ये जो इसके यहाँ के राजा थे वो क्या थे? बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। उनको हमेशा से था कि हम ये इतने बड़े बड़े जो राज्य हैं, जो महाजनपद हैं, उनको हमें कब्जा करना है और अपना राज्य विस्तार करना है। तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे राजा। सबसे पहला जो है वो है बिंबिसार, और बिंबिसार से ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि बिंबिसार पहला ऐसा राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, है ना, एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई। इसके पहले क्या होता था? ऐसे सैनिक ना ऐसे मतलब हमेशा के लिए नहीं रखे जाते थे, हर घर से आ जाते थे। जब भी युद्ध के लिए जाना होता था तो हर घर से लोग आ जाते थे और युद्ध करते थे, फिर वापस आते थे, फिर अपने अपने काम में लग जाते थे। तो ऐसे सैनिक व्यवस्था अलग से नहीं बनाई गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था अलग से नहीं बनाई गई थी। बिंबिसार ऐसा पहला राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। तो याद रखिएगा ये पहला राजा था। तो अगर दूसरे महाजनपदों में लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी
ऐसे इकट्ठा होकर लड़ाई करने जा रहे हैं। उसके अलावा बिंबिसार ने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था ने पे बल दिया, उसके अलावा सैनिक बनाए कि भाई ये सैनिक अलग हैं, ये युद्ध लड़ने जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी। तो सीधी बात है उसके सैनिक जो है दूसरे महाजनपद के जो सैनिक होंगे उनसे ज्यादा अच्छे होंगे, है ना। तो ये भी एक कारण था कि यहाँ के राजा बहुत ज्यादा समझदार थे, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा एरिया जीतना है। उसके अलावा मैंने आपको आर्थिक चीज जो बताई कि यहाँ पे खेती अच्छी होने लग गई थी। देखिए खेती अच्छी होगी तो क्या होगा, आपके पास पेट भर खाने पीने के लिए रहेगा, आप राजा को ज्यादा क्या दे पाएंगे, टैक्स दे पाएंगे। तो यहाँ मेन खेती से मतलब क्या है कि आपके पास अगर एग्रीकल्चर बढ़ रहा है मतलब आप कर ज्यादा दे पा रहे हैं। अब आप कर अगर ज्यादा देंगे तो जो राजा के पास है पैसा ज्यादा रहेगा, कर ज्यादा रहेगा, तो वो आर्मी रख सकता है। मतलब यहाँ पे जो सैनिक रखेगा उन्हें तो वेतन देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास खाने पीने की चीजें ही नहीं है तो आप वेतन कैसे दे पाएंगे सैनिकों को। तो यहाँ क्योंकि फसल अच्छी होती थी, कृषि अच्छी होती थी। इसके अलावा आप देखेंगे ये एरिया कहाँ पे आता है, बिहार वाले एरिया में। वहां पे आप देखेंगे ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि वहां क्या है, विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन है, उसकी मिट्टी इतनी अच्छी है कि आपको ज्यादा वहां पे इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना, सिंचाई नहीं देनी पड़ती है। और वहां पे आपको दिखेगा नदियां भी बहुत सारी हैं, इसकी वजह से भी फसल जो है बहुत अच्छी थी। लोहे का यूज कर रहे थे खेती में, हल बनाने में, इसके लिए भी खेती बहुत अच्छी थी। खेती अच्छी थी तो कर ज्यादा दे रहे थे, कर ज्यादा दे रहे थे तो जो राजा है वो अपने यहाँ सैनिक व्यवस्था स्थापित कर पा रहा था। तो हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड थी, याद रखिएगा, किसी एक वजह से मगध नहीं उठा है, हर एक व्यवस्था एक दूसरे से रिलेटेड थी। दूसरा था हथियार, लोहे के बहुत सारे हथियार आप बना सकते हैं, वो तब बना सकते हैं जब आपके पास लोहा हो, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि लोहा था, आयरन ओर था, इसलिए यहाँ पे क्या कर पाए, यहाँ पे हथियार बना पाए। अब सैनिक, जैसे मान लीजिए कि बिंबिसार ने बहुत सारी बड़ी ना सैनिक व्यवस्था बना ली, बहुत सारे सैनिक अपॉइंट कर लिए, लेकिन उनको हथियार भी तो चाहिए अलग अलग, तो उसके लिए लोहा होना जरूरी था। तो ये भी काफी ज्यादा मदद करता है मगध के उत्कर्ष के लिए, ठीक है। एक ये हो गया। फिर सामाजिक व्यवस्था अगर देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था, तो आप देखेंगे कि जितना स्ट्रॉन्ग और जितना मतलब ऐसा मानिए कि बिल्कुल रिजिड वर्ण व्यवस्था और दूसरी जगह पे थी, उतनी आपको मगध में नहीं दिखेगी। रिजिड नहीं थी मतलब बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं थी, इसकी वजह से वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा दृढ़ नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग अपना व्यापार अच्छे से कर पा रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे मतलब सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे थे, है ना। ऐसे द्वेष की भावना नहीं चल रही थी ब्राह्मणों के खिलाफ। तो इसकी वजह से भी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा रिजिड नहीं थी, इसकी वजह से भी क्या था, मगध का उत्कर्ष होता है। तो याद रखिएगा अपने दिमाग में कि यहाँ पे मगध के उत्कर्ष में आप सामाजिक व्यवस्था भी देखेंगे कि समाज अच्छा था इसलिए बहुत उत्कर्ष हुआ। उसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था में हमने क्या देखा कि राजा बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। फिर आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे खनिज हो गया, फसल हो गई, ये सारी चीजें बड़ी अच्छी थी, इसलिए भी मगध का उत्कर्ष होता है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। सबसे पहला आता है आपका हर्यक वंश। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि पहला जो वंश था वो कौन सा था, तो ये था आपका हर्यक वंश, है ना। सबसे प्राचीन संस्थापक वृहद्रथ है, उसका बेटा जरासंध है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन चालू मेन कहां से होता है, हर्यक वंश से पूछा जाता है। मगध का जो पहला वंश था, पहला जो आपका यहाँ पे राज्य मतलब जो शासक आया वो किस वंश से रिलेटेड था, तो वो था आपका हर्यक वंश से रिलेटेड। तो ये हर्यक वंश याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा संस्थापक कौन था, तो ये था बिंबिसार। अब यहाँ पे एक आपको मिलेगा बिंबिसार, एक मिलेगा बिंदुसार। याद है हमने बिंदु से याद किया था, एंटीओकस के टाइम पे बिंदुसार था, तो यहाँ पे ये है बिंबिसार। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आगे हम पढ़ेंगे बिंदुसार, और ये काफी कंफ्यूजिंग है दोनों नाम, बिंबिसार बिंदुसार। याद कैसे करेंगे, जो आपका बिंब है, याद रखिएगा जैसे हम प्रतिबिंब पढ़ते हैं, है ना, तो जो आपका बिंब है, या यहाँ पे बिंबी भी कर सकते हैं, तो बिंब पहले आता है, बिंदु बाद में आती है, बिंदु आपकी बाद में आएगी, बिंब आपका पहले आता है। तो सबसे पहला जो है राजा, जो संस्थापक है वो कौन है हर्यक वंश का, बिंदुसार, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व के टाइम पे रहता है। तो ये आपको टाइम एग्जैक्टली नहीं याद रखना है ना, कि बिल्कुल 544 ही पूछा जाएगा, लेकिन आसपास का आप रख सकते हैं। 544 ईसा पूर्व में आप देखेंगे, ईसा पूर्व मतलब हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 544 की बात कर रहे हैं, मतलब ये आप देखेंगे कि
गौतम बुद्ध के टाइम पे ये आपका चल रहा है टाइम 544 वाला। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि बिंबिसार किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म वगैरह भी मिलेगा। मतलब एक तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होगा, एक तरफ आपका मगध जो है वो उत्कर्ष की ओर जाएगा। ठीक है, तो पहला हो गया बिंबिसार, याद रखिएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अलावा प्रथम शासक जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। याद रखिएगा स्टैंडिंग आर्मी, सैनिक अलग से बिल्कुल बना के रखने के लिए कि ये युद्ध के लिए सैनिक रहेंगे, ये व्यवस्था चालू की थी बिंबिसार ने। फिर राजधानी थी राजगृह, ये भी याद रखिएगा कि शुरुआती दौर में जो राजधानी थी वो क्या थी, राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। आप देखते हैं जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे तो दो राजधानियां पढ़ी थी, है ना, गिरिव्रज और राजगृह। तो याद रखिएगा दोनों राजधानियां थी, पहले गिरिव्रज थी फिर बाद में राजगृह थी। राजगृह किसके टाइम पे थी, ये थी बिंबिसार के टाइम पे। फिर यहाँ पे आता है ब्रह्मदत्त को हराकर अंग महाजनपद मगध में मिला लिया। तो आप देखेंगे कि अगर हम किस महाजनपद को मिलाने की बात करें, है ना, तो दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप वो इलाका जो है, वो क्षेत्र जो है, वो इलाका जीत जाइए, है ना, जीत लीजिए युद्ध में। या दूसरा क्या हो सकता है, वहां जो भी राजकुमारी है वहां से आप क्या कर लीजिए, उनसे विवाह कर लीजिए। तो जो भी वहां की राजकुमारी है उनसे क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारा इलाका अगर आपको कैप्चर करना है, अपना राज्य बढ़ाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक राज्य के साथ लड़ने जाएंगे। आप दूसरी टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। वो क्या है, वो है कि आप कुछ के साथ शादी कर लीजिए, विवाह करेंगे तो उसके बाद कुछ एरिया आपको मिलेगा, उसके अलावा मैत्री संबंध, है ना, आप दोस्ती भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए क्या था, बिंबिसार ने, मतलब इतना ज्यादा समझदार व्यक्ति था ये, एक तो स्टैंडिंग आर्मी बनाई, है ना, आर्मी रखी, उसके अलावा अंग महाजनपद इसको जीत लिया, है ना, ब्रह्मदत्त को हराकर। तो यहाँ पे यही याद रखिएगा, डिटेलिंग पूछने के चांसेस कम है कि अंग महाजनपद का उस टाइम पे राजा कौन था जिसको बिंबिसार ने हराया था और अंग महाजनपद को जीता था। लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखिएगा कि ब्रह्म जी से नाम है कुछ, है ना, ब्रह्मा जी से नाम है। तो ब्रह्मा जी को हराकर अंग महाजनपद जीता था किसने, बिंबिसार ने। ठीक है, उसके बाद अवंती के राजा, अच्छा अवंती से भी काफी मतलब नोकझोंक चलती रहती थी, लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन अवंती का राजा स्ट्रॉन्ग था तो जीत नहीं पाते हैं बिंबिसार। यहाँ लेकिन एक चीज आपको दिखेगी कि अवंती के राजा उस टाइम पे थे चंड प्रद्योत, उनको होता है पांडु रोग, और उनके इलाज के लिए जो आपके बिंबिसार हैं वो अपना राजवैद्य भेजते हैं जीवक। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे पेपर्स में पूछा भी जाता है कि एक तो आपके अवंती का राजा कौन था, तो चंड प्रद्योत था, है ना, चंड रहता था बिल्कुल, चंड प्रद्योत ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे गुस्से में रहता था, चंड प्रद्योत, है ना। तो ये हो गया आपका चंड प्रद्योत। और उसके अलावा राजवैद्य कौन था बिंबिसार का, तो ये था जीवक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबको जीवन दान देता था जीवक हमारा। तो जीवक जीवन दान देता था, किसको जीवन दान दिया था, अवंती का जो राजा था, अवंती आपके मध्य प्रदेश वाले इलाके की बात हम कर रहे हैं, अवंती का जो राजा था चंड प्रद्योत, बहुत ही चंड रहता था। तो ये हो गया चंड प्रद्योत, अवंती का राजा। अच्छा, चंड प्रद्योत और बिंबिसार के बीच युद्ध चलते रहते थे, लेकिन जब बात आई कि भाई चंड प्रद्योत बीमार है तो फिर राजवैद्य भेजा था बिंबिसार ने, ठीक है, जीवन दान देने के लिए। तो जीवक हो गया, बिंबिसार हो गया और आपका चंड प्रद्योत हो गया। इसके अलावा ब्रह्मा जी कहाँ के थे, अंग महाजनपद के राजा हुआ करते थे। फिर वैवाहिक संबंध किससे किससे स्थापित किया, सबसे पहले कौशल नरेश। तो कौशल नरेश से क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, लड़ाई करने की फिर जरूरत पड़ी नहीं। तो यहाँ कौशल से आपको दिख रहा है महाकौशला, तो मैच ही हो जा रहा है, कौशल महाकौशला। तो यहाँ पे बिंबिसार की पहले आपकी वाइफ जो है महाकौशला है। उसके अलावा वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना, याद रखिएगा जो आपका वैशाली है, हमने पढ़ा है वैशाली जो है वो गणतंत्र है, मतलब वहां पे बहुत सारे कबीले मिलके चुनाव करते हैं, फिर एक जो है वो पूरा का पूरा देखता है ना। वहां पे क्या होता है, गणतंत्र है, मतलब राजा का चुनाव किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चुनाव होते हैं बड़े अच्छे से, और बहुत सारे कबीले एक साथ रहते हैं। उसमें से था आपका वैशाली, वैशाली में चेटक की पुत्री थी चेलन्ना। तो याद रखिएगा चेटक चेलन्ना ये कहाँ के हैं, वैशाली के हैं। तो वैशाली चेटक चेलन्ना, ये वैशाली का चेलन्ना आपको याद भी रखना है, क्योंकि बिंबिसार के बाद आप देखेंगे जब पुत्र आता है उनका अजात शत्रु, तो वैशाली जीतने की कोशिश करता है और फिर जीत भी जाता है। ठीक है, तो ये आपकी चेलन्ना हो गई, चेटक की पुत्री वैशाली से। फिर मध्य देश की राजकुमारी, मध्य देश ये आपका जो भारत वाला इलाका है, तो मतलब हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की, इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, आपका जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है वहां की बात कर रहे हैं। तो वहां की राजकुमारी थी क्षेमा।
एक तो थी क्षमा, क्षेमा का आप बना सकते हैं क्षमा, एक थी क्षमा, एक चिल्लाती बहुत थी, चिल्लना बहुत चिल्लाती थी, और महाकोशला आपको कौशल प्रदेश की मिली जाएंगी। तो कौशल नरेश की प्रसेनजित की बहन महाकोशला, तो एक कौशल की थी, एक आपकी वैशाली की थी, वैशाली वाली बहुत चिल्लाती थी तो चिल्लना, एक मध्य देश की थी, वो हो गई आपकी कौन सी, क्षमा। ठीक है, ये 3 नाम याद रखने हैं। उसके अलावा हराया किसको किसको था, तो अंग बगल में ही था आपका, तो अंग महाजनपद जीता था ब्रह्मा जी से। चंड प्रद्योत था, वो अवंती का राजा हुआ करता था, उसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, पहला वंश जो है हर्यक वंश याद रखिएगा, और ये आपका हो गया बिंबिसार, बिंदुसार से कंफ्यूज नहीं करना, बिंबी है ना, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं हम पहले। फिर आता है कि जब बिंबिसार की हत्या कर देता है कौन, यहाँ पे करता है अजातशत्रु। तो आप देखेंगे कि पिता की जो है हत्या कर देता है पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु कहाँ पे आपने पढ़ा है, जब हम बौद्ध धर्म की संगीतियां पढ़ रहे थे, पहली बौद्ध धर्म संगीति अजातशत्रु के टाइम पे होती है, याद होगा आपको। ठीक है, तो अजातशत्रु की क्या कर देते हैं, ये हत्या कर देते हैं, और उसके बाद ये 493 ईस्वी के आसपास और मगध के शासक बनते हैं। तो आपको ओवरऑल याद रखना है कि भाई 550 के आसपास हमने क्या पढ़ा है, बिंबिसार पढ़ा है, तो 400 544 एग्जैक्टली नहीं भी याद है तो आप एवरेज याद कर लीजिए कि लगभग आपके 550 के आसपास किस कौन है, बिंबिसार है। फिर जब हम 400 के बिल्कुल लास्ट की बात करते हैं ना, 493 वगैरह, जैसे ही 500 खत्म होगा तो यहाँ पे 493 वगैरह पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये बिफोर क्राइस्ट है, यहाँ पे आपका अजातशत्रु आ जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था, ये भी याद रखिए था, है ना, बहुत ज्यादा कुणिक व्यक्ति था। तो ये आपका नाम पूछा जाता है अजातशत्रु का, क्योंकि पिता की इन्होंने क्या की थी, हत्या की थी, इसलिए इनका नाम उपनाम भी पूछा जाता है कि क्या है, तो इनका नाम है कुणिक। ठीक है, कुणिक नाम है। उसके अलावा इनका सुयोग मंत्री था वर्षकार या बरसकर। ये हमें सुयोग मंत्री के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि वैशाली पर विजय प्राप्त करने में इन्होंने बहुत ज्यादा सहायता की थी। अच्छा, गौतम बुद्ध से जो है एक संवाद होता है अजातशत्रु का, वो बोलते हैं कि हमें वैशाली पे कब्जा करना है। तो गौतम बुद्ध इनके जाने के बाद में बताते हैं कि वैशाली पे कब्जा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक क्या है, गणतंत्र है, वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ आकर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। अब इनके क्या सैनिक युद्ध कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा तो है नहीं उनका लगा, लेकिन वहां जो है अलग अलग कबीले के लोग बिल्कुल अपना जान दे के क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, इसलिए उनसे जीतना मुश्किल हो जाता है। और जितने भी गणतंत्र थे वो काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन हाँ उनकी आर्मी छोटी हुआ करती थी, है ना। और यहाँ पे अजातशत्रु की जैसे आर्मी बड़ी थी, तो इसका भी फायदा हुआ। उसके अलावा गौतम बुद्ध ने ये बताया कि अगर आपको गणतंत्र, जैसे 10 कबीले हैं एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं, चुनाव करके राजा बनाते हैं, तो उनको अलग कैसे किया जा सकता है, अगर उनके बीच फूट डाल दी जाए। तो फिर वही समझाते हैं कि आप ऐसे वैशाली को नहीं जीत सकते। तो आपका ये सुयोग जो मंत्री है, इसका नाम क्यों याद रखना है, वर्षकार, क्योंकि ये वर्षकार जो है उसकी मदद से वैशाली जीतते हैं। ठीक है, फिर लिच्छवी से युद्ध होता है, महाशिला और रथ मूसल जैसे गुप्त हथियारों का उपयोग होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे बाहुबली, अगर आपको मूवी देखी हुई है, बाहुबली में आप देखेंगे बड़े खतरनाक खतरनाक हथियार यूज करते हैं वहां पे, है ना, जब युद्ध हो रहा होता है। एक बड़ा सा रथ होता है, तो रथ भी बहुत खतरनाक टाइप का होता है, जो युद्ध करने जाते हैं, आगे बिल्कुल ऐसे लगा होता है, उसमें बहुत ऐसे खतरनाक सी चीजें, तो काटता हुआ सबको चला जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी, जो इनोवेशन था, वो कौन लाता है, आपके अजातशत्रु के टाइम पे था। मतलब जैसे ही शुरुआत होता है, तो हमने बात की कि मगध में लोहा वगैरह अवेलेबल था, इसलिए वहां पे हथियार अच्छे बनाए गए। और हथियार भी आप देखेंगे कि ऐसे हम सिर्फ नॉर्मल तलवारों की बात नहीं कर रहे हैं। अजातशत्रु के टाइम पे ऐसे ऐसे आपको क्या मिलेंगे, वेपन मिलेंगे, जैसे महाशिला हो गया, रथ मूसल हो गया, जिनके बारे में दूसरे राजाओं को पता भी नहीं था। और जब हम ऐसे खतरनाक हथियार लेके निकलेंगे तो सीधी बात है, सामने वाला हार जाएगा। तो यहाँ पे लिच्छवी से, याद रखिएगा, लिच्छवी से युद्ध में कौन कौन से यहाँ पे थे, महाशिला और रथ मूसल, ये वेपन हुआ करते थे जो अजातशत्रु यूज करता था। और इसीलिए आप देखेंगे मगध इतना स्ट्रांग हो पाया, ज्यादा से ज्यादा युद्ध जीत पाया, क्योंकि उसके पास आर्मी थी, उसके पास दिमागदार मंत्री थे, जैसे हो गया वर्षकार, और उसके अलावा उसके पास बहुत सारा हथियार हुआ करते थे। तो महाशिला, एक शिला से याद कर सकते हैं, और रथ मूसल, या तो रथ से याद कर सकते हैं या मूसल से याद कर सकते हैं। तो याद रखिएगा उनके रथ में क्या लगा होता था, महाशिला, बड़े बड़े शिला लगे होते ना, शिलाएं, पत्थर टाइप का आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी महाशिला कहाँ लगी हुई थी, रथ में लगी होती थी, किसके, अजातशत्रु के। ठीक है, तो पहला हो गया बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु ने मारा था बिंबिसार को, राजा बना। उसके बाद
वैशाली पे कब्जा किया वर्ष की मदद से, है ना, तो वर्षकार कर सकते हैं या वर्षा कर सकते हैं कि वर्षा की मदद से वैशाली पे कब्जा किया। उसके बाद कुणिक हो गया नाम, तो कुणिक का वैसे आप चाहे तो यहाँ पे कनिक भी कर सकते हैं, है ना, कुणिक से ना हो तो कणिक भी कर सकते हैं, कनिक कर सकते हैं, कनिका कर सकते हैं, जो भी आपको नाम सही लगे, है ना, कि जो अजातशत्रु का उपनाम था वो क्या था, कनिका, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, या कणिक नाम था। फिर सुयोग आपका मंत्री जो है वो कौन है, वर्षा है। फिर लिच्छवी से युद्ध में जो आपके हथियार थे वो कौन कौन से थे, महाशिला जो कि रथ में लगा हुआ था, तो रथ मूसल और महाशिला। फिर अजातशत्रु की हत्या कर दी उदयन ने। अब देखिए पापा से सीखा था, पापा ने हत्या की थी अपने पापा की, तो फिर उदयन आता है जिसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। ये लगभग आपका 461 ईसा पूर्व के टाइम पे रहता है और मगध का शासन बना। इसने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। याद रखिएगा, अगर पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र वो बाद में बना, लेकिन अगर पूछे स्थापना किसने की थी तो ये की थी उदयन ने, ठीक है। उदय नाम का जो व्यक्ति था, उदय नाम के व्यक्ति ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी और आगे चलकर आपका पाटलिपुत्र राजधानी बनता है मगध की, ठीक है। याद रखिएगा हर्यक वंश अभी हम पढ़ रहे हैं ना, हर्यक वंश बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और जो अंतिम शासक था वो था नाग दशक, ठीक है। नाग याद रखिएगा, नाग से आपको रिलेट करना है, नाग दशक, दशक से आप कर सकते हैं कि बिल्कुल 10 नागों की हम बात कर रहे हैं। ये अंतिम शासक था आपका नाग दशक। अब आप देखेंगे कि यार हथियार भी इनके पास बहुत सारे हैं, उसके अलावा राजा भी बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग राजा हैं, है ना, हमने कब्जा भी कर लिया है, वैशाली पे भी कर लिया है, उसके अलावा अंग पे भी कर लिया, तो धीरे धीरे हमारा राज्य का विस्तार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि अचानक से हर्यक वंश जो है उदयन के बाद ही खत्म हो जाता है नाग दशक पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका उत्तराधिकारी थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, है ना, आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ा सा वीक आपका उत्तराधिकारी होगा तो जो आसपास के लोग हैं वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो सेम वही होता है, ये अमात्य रहता है शिशुनाग, ठीक है, काफी अच्छी पोस्ट रहती है उस टाइम पे अमात्य की, तो अमात्य रहता है आपका शिशुनाग और वो नाग दशक को हटाकर बन जाता है मगध का शासक। तो याद रखिएगा जब हम हर्यक वंश की बात करेंगे, ठीक है, हर्यक वंश की बात करेंगे तो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले है आपका प्रतिबिंब, तो बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार के बाद आता है आपका अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। अजातशत्रु तो आपको जो हमने बौद्ध धर्म की संगीतियां पढ़ी थी वहां से भी याद हो जाएगा, या सिर्फ आप शत्रु से भी याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद है उदयन, ठीक है, इसके बाद है उदयन, उदय होता है, उदय ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। उदयन के बाद आता है नाग दशक, 10 नागों की बात की जाती है और नाग दशक जो है वो अंतिम राजा था हर्यक वंश का, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हर्यक वंश की जो मतलब ये नाग दशक की जो डेथ है वो शिशुनाग की वजह से होती है। शिशुनाग वंश की फिर स्थापना करता है शिशुनाग, ठीक है, हर्यक वंश का जो राजा है नाग दशक उसको हटाता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो हर्यक वंश के बाद कौन आएगा, शिशुनाग वंश आएगा, लगभग 412 ईसा पूर्व के टाइम पे रहता है, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। तो आप लगभग इसको याद रखते हैं कि 400 के आसपास की बात है ना, 400 410 के आसपास की बात है जब हमारा शिशुनाग वंश आता है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको गिनती की 2 चीजें याद रखनी है। पहला, ये स्थापना किसने की, शिशुनाग ने की। राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा कि राजधानी वैशाली बना दी थी, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब आप पढ़ते हैं क्या यहाँ पे अजातशत्रु के बाद दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है वो कौन कराता है, कालाशोक कराता है। कहाँ कराता है, वैशाली में कराता है। तो याद रखिएगा क्योंकि हमने राजधानी चेंज कर दी ना मगध की वैशाली, तो इसलिए राजगृह से वैशाली दूसरी संगीति वैशाली पे होती है। इसलिए मैंने बोला था कि जब आप मगध पढ़ेंगे तो राजधानी जो जगह है वो तो वैसे भी याद हो जाएंगे आपको। तो वैशाली हमने जैसे ही चेंज किया तो कालाशोक जो है शिशुनाग का उत्तराधिकारी रहता है। तो शिशुनाग कालाशोक के टाइम पे वो वैशाली में क्या करता है, बौद्ध संगीति कराता है। तो इसके टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, ठीक है। और कहाँ होती है, तो ये हमने देखा ही है, संगीति ये कहाँ होती है, वैशाली में होती है, ठीक है। उसके बाद राजधानी पुनः कालाशोक क्या करता है, पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित कर देता है। तो फिर पाटलिपुत्र स्थापित करता है, उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी, याद है। तो ये पाटलिपुत्र में फिर क्या करता है, स्थापित कर देता है पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र, ठीक है। अब आप देखेंगे तीसरा जब आएगा अशोक, तो उसके टाइम पे पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति होगी। तो हो गया आपका राजगृह, उसके बाद हो गया वैशाली, उसके बाद हो गया पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, तो याद रखिएगा वैशाली किसने बनाई थी, शिशुनाग ने। उसके बाद आता है कालाशोक, ठीक है, काला अशोक आता है, वो राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित करता है।
अंतिम राजा जो है वो है नंदीवर्धन। बस आपको ये 3 चीजें ही याद रखनी है, 4 चीजें, ठीक है, कि ये शिशुनाग, शिशुनाग की राजधानी वैशाली, फिर आता है कालाशोक, कालाशोक फिर राजधानी स्थानांतरित करता है पाटलिपुत्र, और अंतिम हो गया नंदीवर्धन। याद रखिएगा नंदी से है, ठीक है, नंदी। और आपको अगला जो वंश मिलेगा वो भी नंद से रिलेटेड ही मिलेगा, ठीक है, तो नंद वंश मिलेगा। आप देख रहे हैं नाग दशक को, जब हम मतलब नाग दशक जो है हर्यक का लास्ट है, तो नाग से ही रिलेटेड आपको अगला जो वंश मिलेगा वो मिलेगा शिशुनाग, और इसका जो अंतिम राजा है नंदीवर्धन। तो ऐसे ही आपको अगला जो वंश मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, नंद वंश, ठीक है। तो सब एक दूसरे से कहीं रिलेटेड है, बस थोड़ा नाम आप याद रखिएगा। नंद, जैसे ही आपका नंदीवर्धन जाएगा तो फिर उसके बाद नंद वंश की स्थापना होगी। नाग दशक के बाद शिशुनाग की स्थापना होती है, तो शिशुनाग ने नाग दशक को हटाया या शिशुनाग वंश की स्थापना की। कालाशोक आता है उत्तराधिकारी, कालाशोक के बाद हो गया नंदीवर्धन, ठीक है। फिर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रिलेट करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जैसे शिशुनाग है तो यहाँ पे आप शिशु से कर सकते हैं। शिशु की राजधानी थी वैशाली, ठीक है, यह वैशाली, शिशु जो है वैशाली को काफी ज्यादा पसंद करता है। फिर काला काला अशोक आता है, वो बोलता है मुझे वैशाली पसंद नहीं है, मुझे पाटलिपुत्र चाहिए, तो फिर वो पाटलिपुत्र के पास चला जाता है। तो काले काले अशोक को वैशाली पसंद नहीं थी, पाटलिपुत्र के पास जाता है। लास्ट वाला है आपका नंदी, ठीक है, तो यहाँ 3-4 फैक्ट ही है। फिर आता है आपका नंदवंश। ये नंदवंश जो है ये सबसे लास्ट है, इसके बाद आपका फिर मौर्य वंश आ जाएगा। तो नंदवंश जो है संस्थापक महापद्मनंद, अंतिम शासक घनानंद। अब ज्यादा लूसेंट में डिटेलिंग नहीं है तो आपको भी ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़नी है, इतना जरूर याद रखिएगा कि संस्थापक महापद्मनंद था और काफी ज्यादा फेमस था। इसने और ज्यादा अपना राज्य का क्या किया, विस्तार किया। हर्यक वंश ने थोड़ा बहुत कर ही दिया था, आपको पता है। फिर महापद्मनंद के टाइम पे और ज्यादा विस्तार होता है मगध राज्य का। और घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। आपको याद रखना है कि घनानंद के पास ही कौन आता है, चाणक्य आते हैं और बोलते हैं कि सिकंदर जो है मतलब विदेशी यात्री है, विदेशी मतलब आपका राजा है, और वो हमला कर रहा है और वो हमारे भारत को क्या करेगा, जीत भी लेगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मगध है, तो मगध को जो है वो एक पूरा का पूरा साम्राज्य बनाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर चाणक्य जी का आता है कि भाई आप साम्राज्य बना लो, ऐसा करो आप पूरे के पूरे भारत पे कब्जा कर लो, पूरा एक साम्राज्य रहे, जिससे कोई भी अगर विदेशी राजा आता है हमला करने तो पूरा का पूरा साम्राज्य एक साथ लड़ेगा तो हरा देगा और हमारा पूरा भारत एक साथ रहेगा, कोई इसको जीत नहीं पाएगा। तो चाणक्य जी की सोच ये थी कि भाई साम्राज्य बनाते हैं। घनानंद उनकी बहुत ज्यादा क्या करता है, बेइज्जती करता है। इसके बाद चाणक्य जी जाते हैं और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ के लाते हैं, ट्रेंड करते हैं। तो याद रखिएगा घनानंद जो है किसके समकालीन है, सिकंदर के समकालीन है। आपका सिकंदर वैसे भी मतलब जो आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियां वहीं पे रह जाता है, अंदर नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि मगध वाले इलाके में उस टाइम पे राजा कौन था, घनानंद था, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर टोटल बात करें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर चीज रिलेट करें, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो भी याद हो जाएगा। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद आता है आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नंद वंश, ठीक है। ये तीनों ही हमें एक साथ पढ़ने, क्योंकि इसके बाद फिर आपका मौर्य आ जाता है। हर्यक वंश में जो है ये सबसे पहले नंबर पे रहता है, ठीक है, और इसकी स्थापना की जाती है बिंबिसार वाला, बिंबिसार द्वारा। याद रखिएगा बिंबिसार जो है बिंब से, प्रतिबिंब से हमने याद किया, ठीक है। फिर बिंबिसार को हराकर मारकर कौन आता है, ये आता है आपका अजात शत्रु, ठीक है। तो ये बिंबिसार का जो है पुत्र इनकी हत्या करेगा और फिर आएगा अजातशत्रु। तीसरे नंबर पे आएगा आपका उदयन, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये आपका आएगा नाग दशक। याद रखिएगा दश नाग के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, चौथे नंबर पे नाग दशक। फिर नाग दशक के बाद यहाँ पे पहले नंबर पे आता है शिशुनाग, जो नाग दशक को हराता है। फिर उसके बाद इनके बाद आता है कालाशोक, काला काला अशोक आता है, कालाशोक, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे सबसे लास्ट में देखेंगे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा नंदीवर्धन, ठीक है। नंदी के नाम से याद रखना है। नंदीवर्धन के बाद आपका नंद वंश का पहला आता है महापद्मनंद, महापद्मनंद। और सबसे लास्ट जो है, जो हम दूसरे नंबर पे लिखना है सीधे सीधे, ये कौन है आपका घनानंद, घनानंद। घनानंद किसके समकालीन है, सिकंदर के, ठीक है। तो ये आपका इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, सिकंदर याद रखना है।
इसके अलावा शिशुनाग क्या करता है, ये वैशाली शिफ्ट करता है, याद रखिएगा, वैशाली राजधानी बनाता है, कालाशोक फिर पाटलिपुत्र बना देता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है। अजातशत्रु के बारे में आपको याद रखना है, एक तो कुणिक, ठीक है, इसका उपनाम, उसके अलावा इसके रथ में क्या लगा हुआ था, तो एक महाशिला लगी हुई थी। ठीक है, महाशिला लगी हुई थी। तो याद रखिएगा ये दोनों रथ, मूसल और महाशिला, आपने क्या पढ़ा है, दो बड़े बड़े वेपन पढ़े हैं, है ना, हथियार पढ़े हैं। उदयन के बारे में आपने पढ़ा है कि यहाँ पे पाटली ग्राम की स्थापना करता है, पाटली ग्राम की स्थापना करता है, ये याद रखिएगा। ये अंतिम है नाग दशक। बिंबिसार का आपने पढ़ा है कि ये पहला राजा होता है, स्टैंडिंग आर्मी बनाता है, उसके अलावा वैवाहिक संबंध से जीतता है कुछ इलाके, और जैसे अंग वगैरह हो गया, अंग महाजनपद को युद्ध करके जीतता है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है जब हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर्यक हो गया, शिशुनाग, नंदवंश, और इनमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, बस इतने ही राजा आपको याद रखने हैं। एक दो बार रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। याद रखिएगा आपका जो टेस्ट है वो है शाम को। ठीक है, आज शाम को टेस्ट होगा, जितनी चीजें हमने की हैं वो आपको आएंगी, मैक्सिमम वैसे भी आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी हम क्वेश्चन रखें तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बनने चाहिए, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। शाम को हमारा टेस्ट रहेगा, टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।